वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और जनाब, आज हम मिलने जा रहे हैं अपने एक ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर से जो यूके से क्वालिफाइड हैं और इनका मानना है कि होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी, जिसे कहते हैं ना, पोशीदा अमराज का इलाज भी मौजूद है कि जो बाज़-औक़ात हमें एलोपैथिक में नहीं मिल रहा होता और हम मैनेज कर रहे होते हैं सिर्फ। पाइल्स यानी हेमराइड्स और उसके साथ साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये ऐसे मसले हैं कि जो लोगों के लाहक होते हैं वही समझ सकते हैं कि इसकी पेन, तकलीफ़ और इसकी जो मसाइल हैं वो क्या हैं। सो आज हम मिल रहे हैं जनाब डॉक्टर तारिक ख़ान से, जिन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे आज के शो से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, ये पाइल्स एंड हेमराइड्स, ये एक बड़ा, जिसे कहते हैं, दायमी मसला भी समझा जाता है और ये भी समझा जाता है कि एक दफ़ा हो जाए तो फिर इससे छुटकारा पाना भी मुश्किल हो जाता है और बड़ी तकलीफ देह मर्ज़ भी है। आप बताएंगे कि आपके ख़्याल में जिन लोगों को आपने इस मर्ज़ का शिकार देखा है, आप तो चूँकि सारी हिस्ट्री लेते हैं, तो उनमें अमूमन क्या रवैये हैं जो जिसको पहले आप हम इसमें डिस्कस करना चाहें कि प्रिवेंट कैसे हो सकता है? ये पहले तो ये कि पाइल्स और हेमराइड्स के पेशेंट बेशुमार इस वजह से हैं कि आजकल का जो इन्वायरमेंटल चल रहा है, जिस तरह का जो है वो डाइटरी अरेंजमेंट चल रहा है, उसमें ज़्यादातर जो है अनफाइब्रस डाइट जो है ना वो यूज़ की जा रही है। और ऐसी डाइट, जंक फूड लिया जा रहा है, फास्ट फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं और किसी को ये जो है वो एहसास नहीं होता कि जी आप अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो क्या कोल्ड ड्रिंक आपको किस टाइम के ऊपर लेना चाहिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने के लिए। ये सारी चीज़ें फिर बायस बनती हैं पाइल्स का। ठीक है। और हेमराइड्स जो हैं डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारी और वजूहात हैं कि जो जिससे पाइल्स जो है ना वो डेवलप हो जाते हैं। मसलन ये कि पॉसिबल है कि आपका जो है वो इनहेरिटेंस में ये चल रहा हो सिलसिला। ठीक। वो जो है वो बच्चों में मुंतकिल हो जाता है। वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इस डिज़ीज़ पे। अच्छा, फिर दूसरा ये कि कॉन्स्टिपेशन को, डायरिया को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। हाँ जी। जबकि कॉन्स्टिपेशन अगर क्रॉनिक हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पाइल्स डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि जितना हार्ड स्टूल होगा एक एनस के नाजुक लाइनिंग को पास करेगा तो वो जाहिर है कि डैमेज करेगा उसको, फिशर्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है। तो वो एक दूसरी कॉज है कि जो है वो इसको डेवलप करती है और लोग जो है वो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। सही। फिर ये कि ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठे रहना, काम करते रहना और अपनी मैदे का, अपनी डाइट का ख्याल न रखना, वो एक वजह बन जाती है पाइल्स की। और जिसको जो है वो तवज्जो दे के आप मेडिसिन को भी अवॉइड कर सकते हैं। पानी की कमी भी, पानी की कमी, जी पानी की लगता है सिर्फ गुर्दे के मसले होंगे, लेकिन एक्चुअली हमें कॉन्स्टिपेशन और पेट के बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर ओबेसिटी से आपके जो पेल्विक वेन्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। वो प्रेशर पड़ता है तो इंटरनल हेमराइड्स और फिर एक्सटर्नल हेमराइड्स डेवलप हो सकते हैं उससे। सही। अच्छा, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ और भी रीज़न्स हैं कि जो इसको पैदा करने की वजह बनती हैं और हम लोग उसको, जैसे अब स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो अब हम सोचते हैं कि जी स्ट्रेस का क्या ताल्लुक होगा पाइल्स के साथ, कोई रेक्टम के साथ उसका क्या ताल्लुक होगा। लेकिन आप जितने स्ट्रेस में रहेंगे, जितने एंग्जाइटी में रहेंगे, उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसका या तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी या फिर डायरिया भी हो सकता है, आपको काफ़ी टाइम तक डायरिया रहे और वो उस लाइनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है, वो ओपनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है जी। तो इस तरह से जो है ये हेमराइड्स डेवलप हो जाते हैं। और अच्छा, फिर ये कि प्रेगनेंसी में आप देखें, हाँ जी, अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी में, इसकी वजह क्या है कि वजह यही है कि वो प्रेगनेंसी में फीटल जो प्रेशर है, अंदर का जो प्रेशर है वो पड़ रहा होता है आपके पेल्विक वेन्स के ऊपर। ठीक है। और वो जो है वो वहाँ पे उस स्ट्रेस की वजह से हेमराइड्स डेवलप हो जाते हैं। ये जो मसला है ये ओल्ड एज में हमारे बुजुर्ग हैं उनमें बहुत ज़्यादा आता है। उनमें बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो उसका अब क्या किया जाए? जी, ओल्ड एज में भी वो अपनी डाइट का अगर ख्याल रखें तो फिर इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ठीक है।
होता है, क्योंकि जाहिर है कि ओल्ड एज में फिर वो आपका सिस्टम जो है वो वैसे काम नहीं कर रहा होता, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है वो वैसा फंक्शनिंग में नहीं होता जैसे कि जवानी में होता है या अर्ली एज में होता है। तो वहाँ पे वेन्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं, तो ओल्ड एज में हेमराइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। लेकिन होम्योपैथी ऐसी कमाल की थेरेपी है कि बेशुमार हमने ऐसे पेशेंट्स को कि जो अपना टाइम भी ले चुके थे सर्जरी का, जी, ऑपरेशन के लिए डेट भी ले चुके थे, और वो उन्होंने कहा चलें उस वक्त तक जब तक कि हमें डेट मिली हुई है क्यों ना हम होम्योपैथी को ट्राई करके देख लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इसमें दो डिविजन्स सुनने में आई है, एक बवासीर और एक खूनी बवासीर, पाइल्स एंड हेमोरॉइड्स का जो वो है। अब ये बताइएगा कि दोनों, और इसका बादी से बड़ा लोग ताल्लुक जोड़ते हैं कि बादी अशिया खाने से या ऐसी जूद हज़म अशिया ना खाने से, जिसका आपने जिक्र किया है जंक फूड के तौर पे। लेकिन क्या ये मिजाज भी कुछ लोगों का ऐसा होता है कि टेंडेंसी उनके अंदर होती है और उनको ये डेवलप हो जानी होती है, और इन दोनों टाइप्स का जो डिफरेंस है और इसकी जो मैनेजमेंट है उसके बारे में भी बताइए। जी, बाकी चीज़ें जितनी भी खाने वाली हैं और उनके ज़्यादा इस्तेमाल से तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया ना कि कॉन्स्टिपेशन हो गई या डायरिया हो गया, वो आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है। अच्छा, अब अगर कॉन्स्टिपेशन हो डॉक्टर साहब, तो कोई कॉन्स्टिपेशन की भी है मेडिसिन के, जिन लोगों को अचानक समटाइम्स आपको हो जाती है, तो उस वक्त उसके रिलीफ के लिए कुछ लिया जाए इंस्टेड कि आप एलोपैथिक डिफरेंट चीज़ों पे जाएं? होम्योपैथी की इसके लिए बेस्ट मेडिसिन मौजूद हैं, और आपको वो मेडिसिन जो बग़ैर नुकसान किए हुए, बग़ैर साइड इफ़ेक्ट दिए हुए आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर देती हैं। तो जिन घरों में ये मसला है उसमें वो क्या कि कोई टिंक्चर है जो मौजूद हो? जी, मदर टिंक्चर ख़ास तौर पे जो यूज़ करवाया जाता है वो है उस मदर टिंक्चर को हाइड्रेस्टिस कहते हैं, हाइड्रेस्टिस। ठीक है। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव इस तरह से है कि आप इसको किसी भी एज में दे सकते हैं। ठीक है। किसी आप चाइल्ड एज में आप दे दें, आप ओल्ड एज में दे दें, ये उतना ही इफेक्टिव है। तो और ब्लड प्रेशर है किसी को या शुगर है तो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है? कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं कतई तौर पे। ये तो मैंने एक मेडिसिन आपको बताई है, ये वो मेडिसिन है कि जो आपने पूछा ना कि मदर टिंक्चर में दे सकते हैं। अदरवाइज तो कितनी सारी मेडिसिन है, आप एल्यूमिना दें, आप नक्स वोमिका दें, इसमें आप इसमें प्लम्बम मेट दें, बेहतरीन मेडिसिन हैं। फिर कोलिनसोनिया एक ऐसी मेडिसिन है ज़बरदस्त किस्म की, और ख़ास तौर पे पाइल्स में अगर आप यूज़ करवाएं तो एस्कुलस आप दें, एस्कुलस ज़बरदस्त मेडिसिन है। यानी वो हाइड्रेस्टिस तो वो है ना कि जो आप कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी आप होने नहीं दे रहे कि पाइल्स हो। यानी आप एक पानी में चंद कतरे उसके डाल के, 10 कतरे डाल के और एक दफ़ा दिन में या 2 दफ़ा? वो आप एक दफ़ा 5 कतरों से शुरू करें। ठीक है। 5 कतरे अगर इफेक्टिव हैं आपकी बॉडी के लिए तो आपको 10 कतरे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, दिन में एक दफ़ा काफ़ी है। बिफोर ब्रेकफास्ट ले लें आप, वो आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर उससे फ़ायदा ना हो रहा हो और आपकी बॉडी ज़्यादा चाहती हो मेडिसिन को, तो फिर आप उसको 10 ड्रॉप्स से और 20 ड्रॉप्स भी कर सकते हैं उसको, और 3 टाइम्स और 4 टाइम्स भी ले सकते हैं उसको। बिल्कुल ठीक है। तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। चलिए, कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी। अब इससे आगे आ गया पाइल्स, कि ज़रा उसकी ज़्यादा बिगड़ी हुई शक्ल और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कुछ डेवलप हो चुकी हैं, इसको भी रिवर्स किया जा सकता है, और क्या इससे मुकम्मल छुटकारा पाया जा सकता है? होम्योपैथिक मेडिसिन से इनसे मुकम्मल छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ठीक। मुझे याद है कि एक बहुत ही हायर ऑफिशियल यूनिफॉर्म में मेरे सामने बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि जी आप देखें कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, और हम अपनी तमाम एलोपैथिक मेडिसिन जो कि हमें फ्री मिल रही होती हैं, हमें जो है उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ रहे होते, अच्छा डॉक्टर अवेलेबल होता है, वो सब हम यूज़ करके देख चुके, लेकिन अभी ये पोजीशन है कि बैठा भी नहीं जा रहा। तो ऐसी सूरत में हमने जब ट्रीटमेंट शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह 15 डेज़ में वो पेशेंट खुद फ़ोन करके कहता है कि मैं तो भटका रह गया और मैं ये समझता रह गया कि ये मीठी मीठी गोलियां हैं तो शायद ये इतनी इफ़ेक्टिव ना हो सकें, क्योंकि मैं तो बहुत एंटीबायोटिक्स और बहुत ही लग्जेटिव और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ कर चुका हूँ,
तो मुझे क्या फ़ायदा पहुंचाएंगी, लेकिन 15 डेज़ में उन्होंने इतना रिकवर रिलीफ हो पहुंचा गया। दिया। अच्छा, अब इससे बढ़कर अगर हेमोरॉइड्स भी डेवलप हो चुके हों जी, और बाकायदा खून आना और इस तरह के मसले, जैसे आप कह रहे हैं कि सर्जरी तक की बात जो है वो पहुंच गई हो, तो रिवर्स हो सकता है और इसकी वजह से एक एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉज हो रहा होता है। और इस मसले को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर खून की कमी हो रही होती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो रही होती है। बाज़ औक़ात बच्चे या बुज़ुर्ग शर्म में इसका जिक्र भी नहीं करते कि उन्हें मसला हो रहा है, एंड देन एनीमिया का शिकार हो रहे होते हैं, जो कि बहुत सारी बच्चियाँ इसका शिकार होती हैं, जी, वो बता जिक्र नहीं रही नहीं होती हैं कि हम बिल्कुल। इसको कैसे जिक्र करें इस बात का। जी, तो अब बताइए कि फिर इसको भी रिवर्स किया जा सकता है, इसको भी हेमोरॉइड्स रिवर्स किया जा अगर? सकता है अच्छा, कि आप अगर फ़र्ज़ किया पाइल्स डेवलप हो गया है और वो ऐसी सिचुएशन उसके बाद हुई है कि फिशर्स पैदा कर दिए हैं, यानी उन खराशों ने जो कि एनल रीजन के ऊपर बार बार की रिपीटेड, क्योंकि इंसान है उसने तो रोज़ाना जो है स्टूल पास करने के लिए जाना है, जी। और स्टूल पास होगा और अगर वहाँ पे कोई फिशर डेवलप हो यानी चुका है, जख्म बन चुके हैं जख्म और बन चुका जख्म जो है है, उसमें से लाइनिंग हाँ, डिस्टर्ब हो चुकी है, तो उसने तो खून जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जानी है। उसको रोका जा सकता है। उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से रोका जा सकता है। और एक मेडिसिन है हिमामेलिस, मदर टिंचर में अगर आप यूज़ करवाएं फौरी तौर पे वो ब्लड रोक देती है। अच्छा, ये सिर्फ उस जगह पे ब्लड रोक देती है या बाकी? नहीं, बाकी भी फ़ायदा पहुंचाती है, बाकी भी फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन वो ये फिर सारी चीज़ें कोरिलेट करनी होती है ना सिम्टम्स को। जब ये पाइल्स का और हेमोरॉइड्स का ट्रीटमेंट है तो बाज़ औक़ात लोकल एप्लीकेशंस भी एलोपैथिक में भी दी जाती हैं, तो होम्योपैथिक भी कुछ लोकल एप्लीकेशंस के साथ चलता है या फिर ये सिर्फ मदर टिंक्चर या खाने वाली मेडिसिन नहीं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए अब कंपनियों ने ऑइंटमेंट बना लिए हैं, क्रीम्स बना लिए हैं, जो अब जैसे ये कि ये एस्कुलस जिसका मैंने नाम लिया है, इसको जो है वो लोकली आप अप्लाई करें तो एक्सटर्नली इसका बड़ा फ़ायदा होता है और वो पेन ख़त्म हो जाता है, वो फिशर्स ख़त्म हो जाते हैं, वो दर्दें वो नहीं रहती, जैसे कि बहुत ही पेशेंट जो है वो उठते बैठते ही परेशान होता है, चलते फिरते ही परेशान होता है। तो बाद की कॉम्प्लिकेशन, अब जैसे आपने एनीमिया का जिक्र किया, जिस बंदे का डेली बेसिस के ऊपर ब्लड रिलीज हो रहा हो, हाँ, तो वो तो उसने तो एनीमिक होना है। और उसको जो है वो इन चीज़ों को देखते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन को ट्राई करना चाहिए। वो पेशेंट, कुछ पेशेंट ऐसे भी हमारे पास आए 3 दफ़ा सर्जरी करवा चुके हैं, ठीक है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। मसला हल नहीं हुआ, तो पता चला कि वो किसी ऐसे डॉक्टर के हत्थे चढ़ गए कि जिन्होंने उस जगह के ऊपर इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए अल्सराइटिस, ये जो कोलाइटिस है, हाँ जी, कि ये कैसे, इसके डेवलप होने की क्या वजूहात होती हैं और इसकी अलामात क्या आएंगी, कैसे पता चलेगा कि हम इस मसले का शिकार हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस, अब जिस तरह से ये एनल जगह का रीजन का जो है ये प्रॉब्लम है ना, इसी तरह से अगर कोलोन में, अगर थोड़ा सा ऊपर बड़ी आंत में अगर अल्सर्स डेवलप हो जाएं, तो वो अल्सर जो हैं बढ़ते बढ़ते एक ऐसी सूरत इख्तियार कर जाते हैं कि वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो कंटिन्यूसली वो ब्लड आता रहता है और उसकी वजह से ब्लैक स्टूल्स जो हैं वो आते हैं, वो भी आते हैं, और ब्लैक स्टूल्स हैं उसे हम नजरअंदाज ब्राइट रेड ब्लड भी जो है वो आता है। अच्छा, ठीक है। अब इसकी कॉजेस में अगर देखा जाए ना, तो ये इम्यून डेफिशिएंसी का ये प्रॉब्लम है। अच्छा, और बाज़ औक़ात ये होता है कि इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शनिंग की वजह से आपके अपने सेल्स जो है ना वो अपनी बॉडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये एक रीज़न्स बनती है। फिर कुछ जो है जेनेटिक्स भी इसकी रीज़न हो सकते हैं कि जी आपकी फैमिली में कहीं चला आ रहा है और उसका 2 जनरेशन को तो असर नहीं पड़ा, तीसरी जनरेशन में या चौथी जनरेशन में उसका असर आ गया, ठीक है, और वो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है डेवलप हो गई है। एग्जैक्ट जो इसके रीज़न है वो आज तक मेडिकल साइंस नहीं मालूम कर सकी, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप ये देख लें कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि जी आप खाना जो है वो कैसा खा रहे हैं, आप वो खाना जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट करता है, या कोई इन्फेक्शंस ऐसी हैं, बॉडी में कोई इन्फेक्शन ऐसा है कि जो जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन डेवलप हो गया है, या फूड बाज़ औक़ात इन्फेक्टेड है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो शायद अंदर चले जाएं और वो ये कॉज कर दें। बिल्कुल सही कहा, माइक्रोबायोम्स की इम्बैलेंस, उसका जो है वो अनहेल्दी होना जी, वो बड़ा इफेक्ट करता है। यानी डॉक्टर साहब, आई वाज शॉक्ड जब मुझे ये पता चला
कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स जो माइक्रोब्स जो हमारी जिन्हें बॉडी के अंदर है, माइक्रोबायोम्स कहते हैं, उसमें फिर फंगस भी आ जाता है, सब बैक्टीरिया चीज़ें, भी, वायरस भी, और ये हमारे जिस्म के अंदर हैं जी। और उनको हमें फीड करना होता है। हम ये जो सब्जी या कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं तो एक उसकी डिकम्पोजिशन में और उसकी बॉडी का पार्ट बनने में वो हेल्प करते हैं। और अगर हमारे जिस्म को एक लंबे अरसे तक वो इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते तो दे अटैक आवर बॉडी, वो हमारी जो लाइनिंग है बिल्कुल सही कहा उसको आपने। अटैक कर देते हैं और फिर अल्सर्स और ये चीज़ें जो हैं ये कॉज हो जाती हैं। बिल्कुल। कि हमारी बहुत बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बैलेंस डाइट होगी, फिर आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है पीसफुल होगा, हाँ। उसका बड़ा असर पड़ता है। फिर ये कि आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उसका बड़ा असर पड़ता है। फिर क्या आप जो है वो स्मोकिंग करते हैं या कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, उसका भी बड़ा असर पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है। तो ये इन सब सारी चीज़ों को अगर पहले से मॉनिटर किया जाए, देखा जाए, स्ट्रेस वाले लोग तो इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। कि एक तरफ तो जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस चल रहा था, दूसरी तरफ डिप्रेशन भी साथ साथ शुरू हो गया है। तो डेफिनेटली। वो इससे बचने के अच्छा, लिए अब इसकी अलामात जो है ये सिर्फ ब्लीडिंग है या फिर कोई दर्द भी होती है? पेन होता है, अच्छा, क्रैम्प्स होते हैं बॉडी में, इंटरनल एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो हैं वो हो जाते हैं, रिपीटेड जो है वो स्टूल पास करने का वो रुझान हो जाता है कि हर थोड़ी टाइम के बाद जो है वो पेशेंट उठ के जा रहा है, वो चाहे उसको स्टूल पास हो या ना हो। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और इसमें फिर कितना फर्क और बिल्कुल कैसे सही होता कहा, है? ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ही है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को अगर वो क्रॉनिक हो जाए तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज कर सकता है। ठीक है। और उसको देखना कि आपका जो है वो सेट रहे, बॉल सिस्टम सेट रहे, आप की डाइट ही उसको कंट्रोल करती रहे, ऐसे क्रैम्प्स पैदा ना हो, ऐसा जो है वो डिस्टेंशन पैदा ना हो, गैस्ट्रिक आपके फ्लैचुलेंस ना हो। इन चीज़ों को अगर आप पहले से देखते रहें तो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, बताइएगा कि इसका इलाज जो है वो क्या है होम्योपैथिक में, और जो लोग इससे सफ़र करें उन्हें क्या करना चाहिए? होम्योपैथी में इसका बेस्ट इलाज है और इसकी बेस्ट मेडिसिन्स हैं इसके लिए। और होम्योपैथी आपके रिपीटेड डायरिया को, रिपीटेड क्रैम्प्स को ऐसा कंट्रोल करती है कि पेशेंट को जो है ये कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एकदम से तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को आप ट्रीट नहीं कर सकते। जी। कोई भी दुनिया की कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को एकदम से बिल्कुल उसने ठीक कर दिया। जी। लेकिन उसकी सिम्टम्स पहले से कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं और वो पेशेंट जो है वो जो ब्लड डेली बेसिस के ऊपर एक्सक्रीट कर रहा था वो उसका ब्लड रुक जाता है, उसमें एनर्जी आना शुरू हो जाती है। वो पेशेंट जो है फिर होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर ट्रस्ट करने लगता है कि हाँ ये मुझे जो है ना इससे जान छुड़वा सकती हैं। अब जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और जैसे आपने खुद अभी जिक्र किया ये कोलाइटिस जो है, ये इसका कोई इलाज आज तक ना रीज़न पता चला है, चूँकि रीज़न ही नहीं आइडेंटिफाई हो सक रहा तो कोई कंफर्म इलाज भी नहीं है, इसकी मैनेजमेंट है। तो क्या होम्योपैथिक भी मैनेजमेंट ही तक रुकेगा या होम्योपैथिक जो है ये इलाज की बात कर रहा है? मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि होम्योपैथी इसका मुकम्मल इलाज ऑफ़र करती है। होम्योपैथी इसका मुकम्मल इलाज है और एक टाइम ऐसा आता है कि पेशेंट को हमारी मेडिसिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए नहीं लेनी पड़ती। अच्छा। बस ये कि उसका टाइम पीरियड जो है ना डिफरेंट है। अब पेशेंट ये सोच रहा होता है कि मैं जो है वो 1 महीने में 2 महीने में बिल्कुल ट्रीट हो जाऊं, बिल्कुल क्योर हो जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये कि 1-2 महीने में अल्सरेटिव कोलाइटिस की सिम्टम्स काफ़ी हद तक जो है ना ट्रीट हो जाती हैं, लेकिन उसको फिर फॉलोअप देना पड़ता है। उसका जब मुकम्मल इलाज हो चुका होता है, ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बार के स्टूल जो हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, तो फिर पेशेंट का एक टाइम ऐसा आता है स्टेबिलिटी के लिए मेडिसिन दे रहे होते हैं कि ये कंडीशन स्टेबल रहे। ठीक। और जब वो स्टेबल हो जाती है तो फिर पेशेंट को हम खुद कहते हैं कि भाई अब आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, अब आप अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल करो, डाइट को सेट रखो, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करो। तो ऐसी सूरत में फिर वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल मेडिसिन फ्री हो जाता है। बिल्कुल से। अब चूँकि स्ट्रेस का जिक्र हमने बहुत दफ़ा अपने इस मर्ज़ में और मसले में भी कर लिया है,
तो डॉक्टर साहब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी होम्योपैथिक जो है कुछ ऑफ़र करती है, बजाय इसके कि हम एंग्जाइटी पिल्स और ये चीज़ें लें, तो हम स्ट्रेस को होम्योपैथिक से भी मैनेज कर सकते हैं क्या? स्ट्रेस को होम्योपैथी से बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जा सकता है और इसकी कोई ऐसी भी एंग्जोलिटिक या ऐसी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन नहीं है कि जो नुकसान पहुंचाने वाली मेडिसिन हों। देखें आप कन्वेंशनल थेरेपी में अगर देखें तो जो भी मेडिसिन आप लेते हैं ना वो आपको ड्राउजी अक्सर जो है ना वो आपको ड्राउजी कर देती हैं, डलनेस, आप पड़े रहें आराम से और आप जो है वो रिलीफ महसूस करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन होम्योपैथी तो इसका मुकम्मल इलाज है। होम्योपैथी तो एंग्जाइटी फ्री कर देती है पेशेंट को। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना होता है? जी, एंग्जाइटी के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं। जैसे अब एक्नाइट है, ये देते हैं हम एंग्जाइटी के लिए, बेस्ट मेडिसिन है। रेस्टलेसनेस हो, सडन ऑनसेट ऑफ एंग्जाइटी हो, पैनिक अटैक्स हो, एक्नाइट इज द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, आप दें, ऐसे पेशेंट जो है रिलीफ महसूस करता है। बहुत सारे बुजुर्गों को बाकायदा एक तरह की लो डोज एंग्जाइटी पिल्स पे डाला होता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स ने लॉन्ग टर्म, कि उनको पैनिक अटैक ना हो, एंग्जाइटी ना हो, जैसे अचानक घबराहट होना, पसीने आना, दिल घबराना, ये सारी जो अलामात हैं इनसे वो बचे रहें। तो क्या अगर इस तरह की कैफियत हो रही हों तो क्या आप समझते हैं कि फिर होम्योपैथिक जो है वो एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे यहाँ पे आ जाएगी और लेनी चाहिए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सूरत में, क्योंकि देखें ओल्ड एज में तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसी मेडिसिन भी नहीं दी जानी चाहिए ना कि जिनके साइड इफ़ेक्ट हों। एक तो वो उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और दूसरा फिर ये कि वो मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त मैनेज करती हैं सिचुएशन में। ठीक है। और वो मेडिसिन जैसे पैसिफ्लोरा है, पैसिफ्लोरा बेस्ट मेडिसिन है जो इसमें यूज़ करते हैं हम। उससे पेशेंट को नींद भी आने लगती है, सुकून की नींद, नेचुरल स्लीप उससे आने लगती है और उसके एंग्जाइटी भी रिलीव हो जाती है। इसी तरह से और भी मेडिसिन है, हाइपेरिकम है वो देते हैं, ऑरम मेटालिकम एक मेडिसिन है, वो ज़रा ज़्यादा एंग्जाइटी का स्टेज जिसमें डिप्रेशन हो गया हो और पेशेंट जो है वो सुसाइडल थॉट्स उसे आना शुरू हो जाते हों, ऐसी सूरत में ऑरम मेटालिकम हम देते हैं, बेस्ट मेडिसिन है और वो उसको जो है वो क्योर करती है। ठीक है, मुकम्मल क्योर करती है। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए और हमने एक हेमोराइड्स और पाइल्स जो कि एक ऐसा इशू है जो बहुत तकरीबन हम कॉमन देखते हैं अपने इर्द गिर्द, हमने उसके बारे में जाना है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अपनी आज की मेहमान से। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।